हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल रावत। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑफ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल में। सो गाइस, जीएस प्रैक्टिस सेट यहां पे आपके लिए मैं लगातार लेके आ रहा हूं और इसी श्रृंखला में आज जीएस प्रैक्टिस सेट 4 आपके लिए उपस्थित है आपके सामने, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो गाइज आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है उसमें 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया। ठीक है, सब क्लॉज जो होते हैं, सब आर्टिकल होते हैं, ये अनुसूचियाँ होती हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका 1951, ऑप्शन नंबर बी है 1950, सी 1952, डी 1957। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये हुआ था आपका 1951 में ऐड। आपको बता दूं कि ये पहला संविधान संशोधन भी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्यों का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में है? जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में लगातार नए राज्य बनते हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश नए बनते हैं, तो उन सभी का जो यहाँ पे प्रावधान है किस अनुसूची में दिया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं अनुसूची 1, अनुसूची 5, अनुसूची 9 और अनुसूची 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अनुसूची 1। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो संविधान का भाग 1 है, 1 से लेके 4 तक जिसमें अनुच्छेद हैं, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारे जो नए राज्य हैं उनको बनाने के जो प्रावधान है वहाँ पे भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं, अनुसूची 1 और भाग 1 दोनों ही एक कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? आपको बताना है कि जो भी एससी जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और कंट्रोलर के लिए जितने भी हमारे यहाँ पे विशेष उपबंध हैं, तो ये आपको बताना है कि किस अनुसूची के अंदर ये दिए हुए हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास अनुसूची 1, ऑप्शन नंबर बी है अनुसूची 5, ऑप्शन नंबर सी अनुसूची 9 और ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास डी अनुसूची 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुसूची 5 के अंतर्गत आपको ये जानकारी दी है कि वहाँ पे जो प्रशासन होगा एससी क्षेत्र में वो किस तरीके से होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को किस अनुसूची के तहत जोड़ा गया? ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसी से रिलेट आया था। तो यहीं पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 बनता है उसी से रिलेटेड, कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम यानी कि जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था वो किस अनुसूची के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास अनुसूची 1, बी अनुसूची 5, ऑप्शन नंबर सी अनुसूची 9, इसके अलावा डी अनुसूची 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुसूची 9। और ये पहला संविधान संशोधन भी था और ये कब आया था? 1951 में। तो ध्यान रखेंगे आप इसको। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न भाषाओं में से कौन सी भाषा अनुसूची 8 में शामिल नहीं है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। आपको जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से बतानी है कि कौन सी भाषा जो है हमारे अनुसूची 8 का हिस्सा नहीं है, यानी कि हमारे संविधान में किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सिंधी, इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी नेपाली, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आई होप कि आप सभी लोग करेक्ट गेस कर रहे होंगे कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंग्रेजी जो भाषा है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ये हमारी अनुसूची 8 का पार्ट नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब मूल संविधान बनाया गया था तब 14 भाषाएं थी, उसके बाद जो 15वीं भाषा आई वो सिंधी आई थी। अनु ये आया था आपका संविधान संशोधन 21 के तहत, और ये कब हुआ था? 1967 में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। इसके अलावा हिंदी हमारी पहले से ही थी और अंग्रेजी का उल्लेख है आपको अनुसूची 8 के अंदर नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्याय अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक है, जो न्याय अकादमी होती है जहाँ पे एक तरीके से लॉ की जो पढ़ाई होती है पूर्ण तरीके से, उसके अलावा वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है, पढ़ाई पूरी पूरी होने के बाद जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो कहाँ पे दिया जाता है? तो ये आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी नागपुर, डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी,
यानी कि भोपाल। और भोपाल कहाँ पड़ता है, किस स्टेट की राजधानी है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है, यानी कि आपको बताना है कि तटीय रेखा, जो तटीय रेखा है किस राज्य की सबसे लंबी है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो आई होप कि आप इसको भी काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे और इसका आंसर भी आप लोग सही करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। कुल कितनी है, 1251। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1251 किलोमीटर गुजरात की तटीय रेखा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो आपको बताना है कि चैनल, जो छोटे छोटे चैनल होते हैं 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, ये मेनली होते क्या हैं कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो हमारी लॉन्गिट्यूड जो लाइन होती है उनको कहा जाता है। तो आपको बताना है कि जो 9 डिग्री चैनल है ये किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास लक्षद्वीप और मिनिकॉय, बी है आपके पास मालदीव और मिनिकॉय, सी है आपके पास, क्षमा चाहूँगा, सी ऑप्शन है आपके पास। तो गाइस जो यहाँ पे ऑप्शन बी है ये है मालदीव और मिनिकॉय। ऑप्शन सी है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। और इसके अलावा ऑप्शन डी है अंडमान और निकोबार। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य हमारा 9 डिग्री चैनल है। इसके अलावा यदि हम बात करें 8 डिग्री चैनल की तो वो आपका पड़ता है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। यदि हम बात करें यहाँ पे डंकन पास, काफ़ी फेमस पास है, तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य पड़ता है। इसके अलावा यदि हम बात करें 10 डिग्री चैनल की तो वो हमारा पड़ता है अंडमान और निकोबार के मध्य। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैकमोहन लाइन का निर्धारण कब किया गया। मैकमोहन लाइन आपको बता दूं भारत और चीन की जो सीमाएं हैं, ये जो सीमाएं इसको मैकमोहन नाम से जाना जाता है। और ये सर हेनरी मैकमोहन जो कि ब्रिटिश एक अधिकारी थे, उनके रूप में एक आयोग आया था जब ये समझौता हुआ था। तो आपको बताना है कि कब इस लाइन का निर्धारण हुआ। तो ऑप्शन है आपके सामने अप्रैल 1914, अप्रैल 1912, अप्रैल 1924, अप्रैल 1928। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 1914। यानी कि अप्रैल 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के अध्यक्षता में यहाँ पे आयोग गठित किया गया था, जिस समय शिमला से समझौता हुआ था और भारत चीन सीमा का यहाँ पे निर्धारण किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उच्च एशिया की रीढ़ कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी जो इस तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन में जो आपको इम्पोर्टेंट लाइन या फिर इम्पोर्टेंट शब्द उसमें चूज़ करने पड़ते हैं, तो उनके ऊपर आपको फोकस रखना होता है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, उच्च एशिया की रीढ़। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका हिंदुकुश श्रेणी, ऑप्शन बी है पीर पांजाल श्रेणी, ऑप्शन सी है काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन डी है लद्दाख श्रेणी। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हिंदुकुश और कुन लुन एक पर्वत श्रृंखला है, उन दोनों के मध्य जो आता है ये आपका कौन सा पठार आता है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसे एशिया की छत के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको ये क्षमा चाहूँगा, पृथ्वी की छत के नाम से जाना जाता है, ये आपको बता दिया। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन सा ऐसा पठार है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लोहा अयस्क नहीं है। आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें से बताना है कौन सा लोह अयस्क नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, नहीं है। ठीक है नहीं, नहीं है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास मैग्नेटाइट, बी है आपके पास हेमाटाइट, सी है सीडेराइट और डी है लिग्नाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट। एक क्या है, कोयला है। ठीक है, एक प्रकार का कोयला है। बाकी इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों के तीनों क्या है, लोह अयस्क। ध्यान रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति का संबंध किस राज्य से है। बिल्कुल यहाँ पे आपके पास ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और ऑप्शन में भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ सकते हैं जहाँ पे होंगे, तो उसको आप क्वेश्चन में आप देखेंगे ऑप्शन किस तरीके से दिए हुए हैं वैसे आप वहाँ पे आंसर करेंगे। तो अभी के लिए देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। ऑप्शन है गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका ए गुजरात। गुजरात में भील जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आप जाएंगे महाराष्ट्र में। तो ऐसे 4 राज्य हैं हमारे देश के जहाँ पे भील जनजाति बहुल रूप में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? जनजाति की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। आजकल आप देखेंगे काफ़ी सारे ऐसे एक्ट हैं जो कि जनजातियों के लिए बनते हैं। उनके जो उत्थान है उसके लिए सरकार के द्वारा काफ़ी अनेकों सारे स्कीमें लाई जाती हैं। तो ये काफ़ी फोकस में रहता है। तो आपको एक करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको ध्यान में रखना है। और आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में क्योंकि काफ़ी बेहतरीन ये क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका भील, दूसरा है जरावा, सी है आपका भोटिया, डी है आपका कोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जरावा। ये कहाँ पे पाई जाती है ये आपको कभी पूछा जाए तो ये है आपकी अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान में बेसिकली ये मिलती है। इसके अलावा जो भोटिया जनजाति है ये उत्तराखंड में, कोल जनजाति उत्तराखंड में। बाकी भील के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अब फिर से ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उपग्रह पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पे मार्क कीजिएगा जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के ऊपर जो मेन वहाँ पे बिंदु रहता है, मुख्य बिंदु जो रहता है उसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा और देखिएगा एक बार ध्यान से कि क्या पूछा जा रहा है। अगर जो मैं यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास बृहस्पति लिख देता तो बहुत सारे लोग बृहस्पति को यानी कि जुपिटर को सही कर देते हैं। पर यहाँ पे आपके पास जुपिटर यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम जब बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इस तरीके का तो वहाँ पे जुपिटर ऑप्शन में डेफिनेटली होगा। ये आप लिख के ले लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको फंसाता है आयोग। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। टाइटन, सेरेस और गैनमिड, टी ट्रिटॉन। और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी गैनमिड, जो कि जुपिटर का सबसे बड़ा एक उपग्रह है और सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अलावा टाइटन ये शनि का है और सैटर्न का, और ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे ब्रह्मांड का ही। इसके अलावा सेरेस, सेरेस सबसे चमकीला एक क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड है। इसके अलावा टेट्रॉन ये यूरेनस अरुण का एक उपग्रह है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी गोलाकार है यह सबसे पहले किस खगोल शास्त्री ने बताया था? ठीक है, ये हो जाएगा यह सबसे पहले किस खगोल शास्त्री ने बताया था। तो आपको बताना है कि कौन से खगोल शास्त्री थे जिन्होंने बताया पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास पाइथागोरस, बी कॉपरनिकस, सी गैलीलियो, डी कार्डियस। और कार्डियस का पूरा नाम टॉलमी है। ठीक है, इनके नाम के पीछे टॉलमी, कार्डियस टॉलमी ध्यान रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइथागोरस ने सबसे पहले बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है, गोल है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? डेंसिटी की बात कर रहा है, तो डेंसिटी आपको देखनी है कि किस ग्रह की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन है आपके पास ए पृथ्वी, बी शनि, डी बृहस्पति और सॉरी सी बृहस्पति, डी मंगल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हमारी प्यारी पृथ्वी जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इसके अलावा सबसे कम पूछा जाएगा तो सबसे कम है आपका शनि का। पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। इसके अलावा लाल ग्रह मंगल। ठीक है, पूछा जाएगा क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य होते हैं, तो बृहस्पति और मंगल के बीच। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है, यानी कि जो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है वो क्या, कौन सी क्रिया है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास नाभिकीय संलयन, इसके अलावा नाभिकीय विखंडन, सी ऑप्शन कहता है आपका ए और बी दोनों, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाभिकीय संलयन जो होता है उस क्रिया के द्वारा सूर्य की जो ऊर्जा है उसका निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो हीलियम के दो अणु होते हैं और वो किसके साथ मिलते हैं, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ मिलते हैं और वो तब जाके नाभिकीय संलयन वहाँ पे एक क्रिया जो होती है वो होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, नाभिकीय संलयन संलयन के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है? ध्यान रखिएगा, एक भी उपग्रह नहीं है। यहाँ पे मैंने काफ़ी हाईलाइट किया है, एक भी उपग्रह नहीं है। आपने ऐसे ग्रह का नाम बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास बुध,
बी है आपके पास शुक्र, सी आपके पास ए और बी दोनों, डी आपके पास इनमें से कोई नहीं। आई होप कि आप इसका राइट आंसर गैस कर पा रहे हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि बुध और शुक्र दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन है, श्याम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपने सुना होगा आंखों का तारा, भोर का तारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है श्याम का तारा। तो ऑप्शन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है आपका शुक्र, बी मंगल, सी बुध, डी शनि। तो शनि भाई तो नहीं है अपने, सीधे हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, तो शुक्र हमारा शाम का तारा हो गया, चाहे भोर का तारा हो गया, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, और सबसे चमकदार स्टार शुक्र। ध्यान रखेंगे, सबसे चमकीला ग्रह भी हमारा शुक्र ही है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जामों में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।